Hello everyone. I welcome you all to the NISM Series 5A Mutual Fund Distributor Q&A session. यहाँ पे 50 क्वेश्चन का हमारा सेशन है जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है हम कवर करने जा रहे हैं. Let's begin with the first question. A mutual fund distributor is paid trail commission. 4 options are given to you. Only for the first year, till the time investors' money is held in the fund, up to the 3 years of an investment, a mutual fund distributor is not eligible for trail commission. जो ट्रेल कमीशन है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी देती है अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को. स्कीम आपको पता ही है कि 3 टाइप की होती है. इक्विटी स्कीम हो सकती है, डेट स्कीम हो सकती है, हाइब्रिड स्कीम हो सकती है. ये स्कीम के टाइप के हिसाब से आपके जो म्यूचुअल फंड का जो ट्रेल कमीशन है वो वेरी करने वाला है, एंड दैट टू इट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम एएमसी टू एएमसी. A distributor can earn commission between 0.1% to 2% per annum behind every unit of mutual fund. अभी हम ये देख सकते हैं कि अगर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का 1 करोड़ जो है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स लाया हुआ है, तो 1 करोड़ इनटू एवरेज अगर उसे मिल रहा है 1%, तो 1% दैट इज 1 करोड़ इनटू 1% इनटू 1 डिवाइडेड बाय 365. दैट मींस ट्रेल कमीशन जो है वो डेली बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होता है, और ये तब तक दिया जाता है जब तक इन्वेस्टर्स का मनी वो फंड में इन्वेस्टेड है. तो ऑप्शन है आपका टिल द टाइम इन्वेस्टर्स मनी इज हेल्ड इन द फंड, एंड कैलकुलेशन होगा 1 करोड़ इनटू 1% इनटू 1 डिवाइडेड बाय 365. ये यूजुअली मंथली बेसिस पे दिया जाता है. तो जितना भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज ऑफ द ट्रेल कमीशन इनटू 1 डिवाइड बाय 365 करके एवरी डे का ये कैलकुलेट किया जाएगा, और एवरी डे के हिसाब से फिर उसको ऐड करके मंथली जो उनका डिसबर्समेंट है, जितना अमाउंट है, वो कैलकुलेट करके एएमसी जो है ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को पे करेगी. इसका डिटेल कैलकुलेशन एक्सेल शीट में हमने कवर किया है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, वहां पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं. तो ऑप्शन इज सेकेंड, टिल द टाइम इन्वेस्टर्स मनी इज हेल्ड इन द फंड. नेक्स्ट, investment held in the books of mutual fund scheme may be quoted in the market at higher than the cost paid. Such gain in value on securities held are called. एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं. एक फंड मैनेजर ने 20 लिस्टेड कंपनीज में एक लार्ज कैप स्कीम के अंडर 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है. ये 150 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट इन 20 लार्ज कैप कंपनीज टर्न आउट टू बी 170 करोड़ आफ्टर 2 मंथ्स. जो 20 करोड़ का है वो हो गया आपका नोशनल गेन. जब भी आप उसको रिडेम्पशन करोगे या इसको जब भी आप लिक्विडेट करोगे और जो 20 करोड़ आपको मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ सरप्लस एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गेन. तो जब भी ये ऑन द पेपर है सिर्फ, तभी हम इसे कहेंगे नोशनल गेन. तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम पहले. नोशनल गेन, नोशनल लॉस, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस. एक बार वापस सेंटेंस पढ़ लेते हैं. इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बुक्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम मे बी कोटेड इन द मार्केट एट द हायर देन द कॉस्ट पेड. कॉस्ट आपने पे की थी 150 करोड़ की, मार्केट का जो अभी रेट दिख रहा है वो दिख रहा है 170 करोड़. Such gain, that is a gain of 20 crore in value on securities held, are called as notional gains. Next, mutual funds in India are not permitted to invest in. Option देख लेते हैं. Gold, art, derivative products and equities. AMCs are allowed to invest in gold, derivative products with SEBI's guideline, और इक्विटी में तो इन्वेस्टमेंट होता ही है जब भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट होता है. अलाउड नहीं है आर्ट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसका वैल्यूएशन जो है वो काफी प्रिसाइज नहीं होता है. जहां पे वैल्यूएशन की गारंटी है, वैल्यूएशन का प्रिसीजन नहीं होता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना सेबी ने उनको अलाउ नहीं किया है. तो ऑप्शन इज बी, आर्ट. म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट इन आर्ट. Next, what is the lock-in period applicable for equity linked saving scheme, that is ELSS unit? ELSS unit का जो lock-in period है वो 3 years का है from the date of purchase of each unit. तो ऑप्शन देख लेते हैं. There is no lock-in if one has not availed of the tax exemption, 3 years from the date of allotment of each individual unit, and 3 years from the date of original investment even in case of subsequent purchases. तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, 3 years on the date of allotment of each individual unit. तो ऐसे भी हो सकता है कि आपने 50,000 जो है वो ELSS में इन्वेस्ट किए हैं आज, तो इसका जो रिडम्पशन है वो पॉसिबल है ओनली आफ्टर 3 years फ्रॉम टुडेज डेट, मतलब 3 साल के बाद. लेकिन एक और ऑप्शन है आपके पास ELSS में इन्वेस्ट करने का, SIP के थ्रू.
तो फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट किया है जनवरी 2020 में, तो आपका जो रीपर्चेज है या रिडम्पशन है ये पॉसिबल होगा जनवरी 2023 के बाद ही। फरवरी में आपने इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि ये तो आपका एसआईपी था, तो फरवरी के जो यूनिट्स है इनका रिडम्पशन हो सकता है फरवरी 2023 के बाद ही। सो 3 years from the date of allotment of each individual unit, very important from exam point of view. Next, which of the following categories of mutual fund scheme will the net asset value be declared for up to 4 decimal points? तो जो नेट एसेट वैल्यू होती है आपको पता है एवरी डे बेसिस के ऊपर डिक्लेयर होती है, और जो 4 डेसिमल पॉइंट तक डिक्लेयर करने हैं ऐसी स्कीम्स है आपकी इंडेक्स स्कीम, ETFs एंड डेट स्कीम। प्लीज कीप इन माइंड इंडेक्स स्कीम, डेट स्कीम और ETFs की जो वैल्यू है NAV की वो डिक्लेयर करनी पड़ती है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स। तो 2 डेसिमल पॉइंट्स तक डिक्लेयर करनी पड़ती है इक्विटी एंड बैलेंस स्कीम की NAV। ऑप्शन देख लेते हैं, लिक्विड फंड, फोकस फंड, मल्टी कैप फंड और सेक्टरल फंड। फोकस फंड, मल्टी कैप फंड और सेक्टरल फंड जो रहते हैं ये तीनों जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है। लिक्विड फंड है जिसकी NAV आपको 4 डेसिमल पॉइंट्स तक डिक्लेयर करनी है, और फोकस, मल्टी कैप और सेक्टरल फंड की NAV आपको 2 डेसिमल पॉइंट डिक्लेयर करनी है। तो ऑप्शन इज लिक्विड फंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस? ऑप्शन देखते हैं, असेट अलोकेशन स्ट्रेटेजी। तो एक पोर्टफोलियो में असेट का अलोकेशन कैसे किया है एज पर असेट क्लासेस, जैसे इक्विटी का अलोकेशन कितना है, डेट का अलोकेशन कितना है, गोल्ड का अलोकेशन कितना है अगर गोल्ड उस पोर्टफोलियो में है तो, और लिक्विडिटी जो होती है जैसे लिक्विड कैश है उसका अलोकेशन कैसा है। ये डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो यस डेफिनेटली एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है वो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बताता है कि इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये बताता है कि प्रेफरेंसेस क्या है, और टॉलरेंस फॉर द रिस्क, ये भी चीज जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में ही डिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक सिलेक्शन या सिक्योरिटी सिलेक्शन। कौन सी टाइप की सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करोगे, इक्विटी या डेट? इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो गवर्नमेंट कंपनीज रहेगी या प्राइवेट कंपनीज रहेगी। डेट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो कौन से टाइप के डेट रहेंगे, गवर्नमेंट डेट रहेंगे, दैट इज गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी रहेगी, या प्राइवेट या कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी रहेगी। ये सारी चीजें जो है आपकी इन्फ्लुएंस करेगी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस में। So asset allocation strategy, investment policy and stock selection, all three are correct as far as influencing portfolio performance is concerned. So all of the above. Next, an investor has bought units of an equity mutual fund after reading the information on risk factors in the offer document. तो जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें रिस्क फैक्टर लिखे हुए थे, वो पढ़ने के बाद ही एक इन्वेस्टर ने जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। The value of the fund goes down after the stock market crash. In such case, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्वेस्टर ने, उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपके म्यूचुअल फंड स्कीम के जो वैल्यू है उसके ऊपर आया, मतलब अल्टीमेटली NAV के ऊपर आया है। इन सच केस एन इन्वेस्टर इज नॉट लाइकली टू गेट एनी रेमेडी फ्रॉम द AMC, so that is correct. एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी रेमेडी या कॉम्पेंसेशन जो है वो इन्वेस्टर को नहीं देगा अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है ये कम हो जाती है, क्योंकि अज्यूम किया जाता है कि आपने जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड लेने के पहले आपने सारे रिस्क रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ लिए हैं। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन तो यही है, द इन्वेस्टर इज नॉट लाइकली टू गेट एनी रेमेडी फ्रॉम द AMC। स्टिल next option is the investor is likely to get remedy appealing to SEBI, not possible. The investor is likely to get a remedy from the trustee of the AMC. ट्रस्टी भी यहाँ पे कोई भी रेमेडी नहीं प्रोवाइड करने वाले, and investor is likely to get remedy from AMC. That is not possible, पहले ही बोल दिया है, the investor is not likely to get any remedy from the AMC. Next, mutual fund accept cash for investment dash per mutual fund per year for investors who do not have a PAN. तो इसके लिए सेबी ने रूल बनाया हुआ है कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर किसी इन्वेस्टर को करना है उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो पर ईयर के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड स्कीम में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट जो होगी शुड नॉट एक्सीड ₹50,000। तो ऑप्शन इज ओनली अप टू ₹50,000। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट,
short term capital loss from an investment can be set off against short term capital gain or long term capital gain as per income tax regulation. तो ऑप्शन इज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ऑप्शन इज ए. द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन का मतलब है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है इसको एडजस्ट किया जाता है टेकिंग इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ्लैट खरीदा था इन 2005 फॉर ₹15 lakhs. इन 2020 आप इस फ्लैट को सेल करने जा रहे हो और आपको इसकी वैल्यू मिल रही है 65 lakhs. तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, जो ये 15 lakhs है इसको CII के हिसाब से, दैट मीन्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो. ये 2005 की जो 15 लाख की वैल्यू है वो आज की तारीख में, दैट इज 2020 में कितनी है, से ये निकल के आती है फॉर एग्जाम्पल 45 lakhs. मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ. कैलकुलेशन ये सारी चीजें जो है वो हमने हमारे जो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है. लेकिन से एग्जाम्पल 45 लाख की अगर ये वैल्यू निकल के आती है इन 2020 एज पर द CII इंडेक्स, तो आपका जो कैपिटल गेन है ऑन सेलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लैट इज नॉट गोइंग टू बी 40 lakhs, बट इज गोइंग टू बी ओनली 20 lakhs. क्योंकि 65 lakhs में से 15 लाख आपको निकालने नहीं है, तो 65 lakhs में से 45 लाख निकालने हैं, and that is going to be 20 lakh, and 20 lakh is what going to be your profit on the selling of that particular property. तो इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन इज नथिंग बट एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ योर एक्विजिशन टेकिंग इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन. अभी ऑप्शन देख लेते हैं. The impact of capital gain tax is reduced in case of short term and long term capital gain. तो ये नहीं है. The cost of acquisition is adjusted upward to reflect the impact of inflation. तो ये करेक्ट आंसर है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था आपके एसेट का 15 लाख का, वो एडजस्ट किया था अपवर्ड, दैट इज 45 लाख डिपेंडिंग अपॉन द CII रेट, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट. मतलब 15 लाख की इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो गई 45 लाख बिकॉज CII का जो इम्पैक्ट है वो हमने कैलकुलेट किया था. तो इसका सारा कैलकुलेशन जो डिटेल में हमने दिया हुआ है हमारे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन में, प्लीज आप वहां पे जाके चेक कर लीजिए. तो ऑप्शन इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज एडजस्टेड अपवर्ड टू रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. तो लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन का कैलकुलेशन है वो 20% विद इंडेक्सेशन होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज बेस्ट सूटेड टू गेट अपडेटेड मंथली परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो डेटा ऑन म्यूचुअल फंड्स. तो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अगर आपको देखना है मंथली बेसिस के ऊपर और पोर्टफोलियो में क्या क्या सिक्योरिटीज है वो चेक करना है, तो आपके लिए बेस्ट है आपको चेक करना होगा फंड फैक्ट शीट. बट रिमेंबर वन थिंग, फंड फैक्ट शीट रिलीज करना जो है वो म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए कंपल्सरी एक्टिविटी नहीं है. ऑप्शन इज 4 फंड फैक्ट शीट. नेक्स्ट, एन इंडियन इन्वेस्टर इन a US बेस्ड फंड बेनिफिट्स व्हेन. एक इंडियन इन्वेस्टर यूएस बेस्ड फंड से तभी बेनिफिट कर सकता है जब USD स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इंडियन रुपी वीक हो जाएगा. तो ऑप्शन इज USD बिकम स्ट्रॉन्गर. ऑप्शन इज 1. एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपने इन्वेस्टमेंट किया था तभी $1 की जो प्राइस थी इंडियन रुपी में थी 70 रुपीज की, और आज जो $1 की प्राइस है इंडियन रुपी में ये है ₹80. आपने इन्वेस्टमेंट किया था $1,00,000 के यूनिट्स में. ओके, तभी उसकी वैल्यू जो थी वो 70 रुपीज के हिसाब से 70 lakhs की थी. अज्यूम करते हैं 1 लाख की वैल्यू जो है 1 लाख ही रही है, कुछ चेंजेस नहीं है. लेकिन जब भी आप उसको लिक्विडेट करोगे तभी आपको जो मिलेंगे वो 80 लाख मिलेंगे इंडियन रुपी में. तो जब इंडियन रुपी जो है वो डिवैल्यू हो गया और US डॉलर जो स्ट्रॉन्गर हो गया, तभी आपके इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज नहीं होने के बावजूद जो भी है आपको फायदा हो गया 10 lakhs का. इन केस अगर ये 1 लाख बढ़ के 1,20,000 हो जाते तो आपके जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हैं वो और भी ज्यादा बेटर हो जाते हैं, क्योंकि एक जगह पे आपके इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू बढ़ गई है और दूसरी जगह पे रुपी भी डिवैल्यू हो गया है. नेक्स्ट, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ सिनॉप्सिस ऑफ द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट. जो सिनॉप्सिस और समरी जो रहती है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की, दैट इज जिसको हम लोग सिड बोलते हैं, वो आपको मिलती है किम में, दैट इज की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में. और ये हर एप्लीकेशन के साथ एक म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टर को दिया जाता है. नेक्स्ट, a mutual fund can pay income that is earlier known as dividend out of. ये जो अमाउंट दी जाती है वो पे की जाती है आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस.
As per SEBI's regulation, the amount which is distributable in the form of dividend should particularly be out of the profit earned by that particular scheme. तो स्कीम का प्रॉफिट ही है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस बोलेंगे और वो आपको पे किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो ऑप्शन होना चाहिए ओनली डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स आर डिस्क्लोज्ड इन द. स्टैंडर्ड रिस्क को हम जनरल रिस्क भी बुलाते हैं और ये सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है या जो भी सिक्योरिटीज है कैपिटल मार्केट में उनको फेस करनी पड़ती है. पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है आपको देखने को मिलता है आपके स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जिसे हम साई बुलाते हैं. तो ऑप्शन इज स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एम्फी. एम्फी का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया. ये 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जिनकी एसोसिएशन है. इनके फंक्शन में इंक्लूड होता है मेकिंग अवेलेबल द AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, NAV, that is net asset value, and other data on the mutual fund industry on their website. तो जितनी भी AMCs है उनका AUM, NAV और अदर डेटा आपको जो है एमपी के साइट पे देखने को मिल जाएगा. दिस करेक्ट. कंप्यूटिंग NAV, तो ये काम उनका नहीं है. NAV कंप्यूट करने का काम एमपी नहीं करती है. मैनेजिंग द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये भी एमपी नहीं करती है. रेगुलेटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, तो ये जो काम है वो सेबी का है. तो एमपी का जो काम है दैट इज फंक्शन जो है वो मेकिंग अवेलेबल AUM, NAV and other data on the mutual fund industry on their website. Option is 1. Next, floating interest rate is nothing but base rate plus spread. Base rate जो RBI देती है, spread जो आपका profit है. तो option is C, base rate plus spread. Next, the guideline issued by MP for intermediaries are known as. जो इंटरमीडिएरीज के लिए एमफी गाइडलाइन बनाती है इसको बोलते हैं अग्नि और उसका फुल फॉर्म है एमफी गाइडलाइन एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडिएरीज. ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड रिडेम्पशन अमाउंट इन म्यूचुअल फंड स्कीम. कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड है या रिडेम्पशन अमाउंट है जो अभी तक क्लेम नहीं की गई है लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो मैच्योर हो चुकी है. इन दैट केस जो म्यूचुअल फंड हाउस है, जो AMC है, उसे कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू रिमाइंड द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर टू टेक देयर रिडेम्पशन वैल्यू और जो भी डिविडेंड की वैल्यू है इन देयर अकाउंट. तो ऑप्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द ड्यूज आर क्लेम्ड लाइज विद द डिस्ट्रीब्यूटर इन अ रेगुलर प्लान. ये करेक्ट आंसर नहीं है. The AMC is expected to make a continuous efforts to remind the investor. ये करेक्ट आंसर है. AMC से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंटिन्यूस एफर्ट्स करे इन्वेस्टर को रिमाइंड करने के लिए और जो भी उन्होंने डिटेल्स दिए थे बैंक के अगर वो नहीं वर्क कर रहे हैं तो इन सच केस इन्वेस्टर को कॉल करके या ईमेल करके या मैसेजेस करके जो है उनके पास से उसके डिटेल्स ले ले और उनके अकाउंट में जो फंड्स है ट्रांसफर कर दे. नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रीओपनिंग डेट. रीओपनिंग डेट का मतलब है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो है वो एडिशनल परचेजेस वो पर्टिकुलर स्कीम में कर सकते हैं या अगर उनको एग्जिट करना है वो स्कीम से तो दैट इज पॉसिबल आफ्टर द रीओपनिंग डेट. न्यू इन्वेस्टर अगर एडिशनल परचेजेस करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल आफ्टर द रीओपनिंग डेट. तो रीओपनिंग डेट जो है वो NFO के बाद की डेट रहती है. अलॉटमेंट होने के बाद जो है रीओपनिंग डेट आएगी और उस दिन के बाद जो है उसमें परचेजेस, एडिशनल परचेजेस और रिडेम्पशन जो है वो पॉसिबल होगा. लेट्स चेक द ऑप्शंस नाउ. आफ्टर द NFO इज ओवर, the scheme will be open for entry and exit as it will be now be a listed fund. So that is true. एक बार NFO होने के बाद जो है ये यूनिट्स जो है अभी एंट्री एग्जिट के लिए ओपन हो गए हैं. नेक्स्ट ऑप्शन, the date at which the fund becomes available for trading in the stock market is a subscription reopening date. तो सब्सक्रिप्शन रीओपनिंग डेट हम उसी को बोलेंगे जिस दिन से ये पर्टिकुलर फंड के यूनिट्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे. सो ऑप्शन एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ द अबाव. नेक्स्ट, द स्पॉन्सर ऑफ द म्यूचुअल फंड. स्पॉन्सर ऑफ द म्यूचुअल फंड कौन होता है? जिसने ये फंड शुरू करने के बारे में सोचा, ये फंड हाउस सेटअप करने के बारे में सोचा, वो है स्पॉन्सर. और एक्चुअली जो है वो इनिशियल कैपिटल जो है वो भी इंट्रोड्यूस करने का काम करता है. तो लेट्स चेक द ऑप्शंस नाउ. कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द AMC.
तो ये डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। स्पॉन्सर ही जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो इनिशियल कैपिटल यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देता है। रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिट होल्डर्स, ये काम ट्रस्टी का होता है, स्पॉन्सर्स का नहीं होता। रिपोर्ट टू द सेबी रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द फंड, ये भी ट्रस्टी करती है। लुक आफ्टर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द फंड, ये एएमसी का काम होता है। तो कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू द एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज अ करेक्ट आंसर। स्पॉन्सर ऑफ द फंड कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन अलाउ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से चीजें जो है वो ये प्लेटफॉर्म, स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म एक म्यूचुअल फंड को अलाउ करके देता है। तो यहाँ पे फ्रेश सब्सक्रिप्शन जो है वो पॉसिबल है। आप नए यूनिट्स बाय करना चाहते हो तो पॉसिबल है। एडिशनल परचेजेस सेम म्यूचुअल फंड में, सेम स्कीम में अगर एडिशनल परचेजेस करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है, और रिडेम्पशन भी पॉसिबल है। तो ऑल थ्री आर पॉसिबल ट्रांजैक्शंस, दैट्स व्हाई ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एनक्रोचमेंट रिस्क इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यूजुअली एनक्रोचमेंट रिस्क जो है वो एसोसिएट करती है आपके लैंड के साथ। लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट होके कुछ इलीगल टाइप का एस्टैब्लिशमेंट रेज होता है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खड़ा किया जाता है, तो ये यूजुअली लैंड के साथ होता है। हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। लैंड, बिल्डिंग, बॉन्ड्स, आर्ट, तो ऑप्शन है लैंड। नेक्स्ट, द मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय। मनी मार्केट में जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्ट होती है या ट्रेड होती है, इनका टेन्योर 1 डे से लेके 365 डेज के बीच में हो सकता है, और इसकी रेगुलेटरी बॉडी जो है उसका नाम है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन इज बी, आरबीआई। नेक्स्ट, फिनेंशियल गोल्स नीड टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। फिनेंशियल गोल्स को 3 चीजें होनी चाहिए, गोल होना चाहिए, टाइम होराइजन होना चाहिए, और कितना पैसा रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए। तो फिनेंशियल गोल नीड्स गोल इटसेल्फ, तो गोल तो है ही, टाइम होराइजन एंड मनी रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन इज सी, टाइम होराइजन एंड मनी रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय अ कार ऑफ ₹10 लाख इन 2 years, मतलब यहाँ पे गोल हो गया कार लेने का, टाइम होराइजन हो गया 2 साल का, और मनी रिक्वायर्ड है 10 lakhs। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 25 मिक्स बैग क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लर्निंग और चैप्टर वाइज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, तो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन प्रोफेसर शीतल कुंदर एकेडमी। इसकी जो डिटेल्स है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।